नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दौलत मेरी दुश्मन, पार्ट 6। देवराज चौहान चंदानी और लोटिया को लेकर अलग कुर्सी डालकर बैठ गया। सामने पड़े टेबल पर उसने दोनों नक्शों को मिलाकर फैलाया, फिर चंदानी की तरफ देखा। तुमने अपने बनाए नक्शे में जो कोड वर्ड इस्तेमाल किए हैं उनमें से कुछ का हमने मतलब समझ लिया है, कुछ बचे हैं जो हमारी समझ में नहीं। यह तो मामूली सी बात है, चंदानी ने उसकी बात काटकर बेहद शराफत से कहा। मैं बता देता हूँ। इसके साथ ही चंदानी ने अपने बनाए नक्शे के सारे कोडवर्ड देवराज चौहान और लोटिया को बता दिए। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। वाह वाह, सुधीर शर्मा करीब आता हुआ बोला। उसने चंदानी के शब्दों को सुन लिया था। कितने प्यार से बोल रहा है यह बेचारा, न घर का रहा न घाट का। क्यों चंदानी, तेरे तो बुरे हाल हो गए। चंदानी उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे समझने में फर्क है। जब तक किसी चीज का भूत सिर पर सवार रहता है तब तक ही शैतानियत सिर पर सवार रहती है। जब भूत भाग जाता है तो इंसान फिर सादा और सरल स्वभाव वाला बन जाता है। तो तुम्हारा मतलब खजाने का भूत तुम्हारे सिर से फिसल गया है? हाँ, चंदानी ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। कमाल है, तुम जैसा कमीना इंसान ऐसा कह रहा है। सुधीर शर्मा ने हाथ में थाम रखी बोतल में से 2 घूंट एक साथ भरे। बहरहाल कह रहे हो तो इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी ही। वह सच्चाई तब तक तो कायम रहेगी ही जब तक खजाना जमीन से निकलकर सामने नहीं आ जाता। चंदानी के होठों से लंबी सांस निकली। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बुरा इंसान जब अच्छा बनने की कोशिश करता है तो सब उसे संदेह की निगाहों से देखते हैं, कोई भी विश्वास नहीं करता। सही तो है, शैतान साधु का चोला पहन ले तो वह साधु नहीं बन जाएगा। कह लो, जो मन में आए कह लो, चंदानी ने महासंतों के भाव में कहा। तभी फौतेदार सिंह आ पहुंचा। क्या प्रोग्राम है? क्या आज जंगल में जाना है? हाँ, तुम चलने की तैयारी करो, मैं मोती से मिलकर आता हूँ, देवराज चौहान ने फौतेदार से कहा। फिर चंदानी लोटिया को देखा। जंगल में प्रवेश करने के बाद कितने आगे तक जाना होगा? कितनी दूर माल दबा रखा है? लोटिया और चंदानी ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर सोच के भाव विद्यमान हो गए। अगले ही पल लोटिया बोला, कुछ घंटों का रास्ता अवश्य है, 3-4 घंटे तो लगेंगे ही। हाँ, 4 घंटे तो कम से कम है, चंदानी ने सहमति दी। देवराज चौहान ने पास खड़े फौतेदार से कहा, जाओ फौतेदार, तैयारी करो, मैं मोती के पास जा रहा हूँ। फौतेदार चला गया तो चंदानी बोला, मैं भी साथ चलता हूँ। लोटिया बिना कुछ कहे साथ हो गया। उसके मन में देवराज चौहान के प्रति क्रोध उमड़ पड़ा था। देवराज चौहान के 2 घूंसों ने उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी थी। इससे बड़ी बेइज्जती उसने आज तक बर्दाश्त नहीं की थी। मोती की लाल दरारों वाली खूनी निगाह उठी और लोटिया चंदानी पर जा टिकी। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। बहरहाल दोनों से निगाहें हटाई और सामने ही मरे पड़े भेड़िए की खाल का आखिरी हिस्सा भी उखाड़ फेंका। उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। वह खुद ही भेड़िए का दूसरा रूप लग रहा था। फिर वह उठा और एक तरफ रखी सूखी लकड़ियां उठाकर ढंग से रखने लगा। लकड़ियों को जलाकर उस पर उसने भेड़िए को भूनना था। आज सुबह सुबह ही जंगल में जाकर भेड़िए का शिकार करके उसने अपने दिन भर के खाने का प्रबंध कर लिया था। मोती, तुम्हें याद है, आज तुमको हमारे साथ जंगल में चलना है, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। आज नहीं जा पाऊंगा। आज मोती का लहजा बेहद शांत था। क्यों? तुमने तो कहा था, लेकिन जा नहीं पाऊंगा। कल चलेंगे। मोती ने सिर हिलाया। लेकिन हमने तो आज चलने की पूरी तैयारी कर रखी है। मोती ने चंदानी और लोटिया को भरपूर निगाहों से देखा। फिर उसकी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जाकर स्थिर हो गई। कांटों समान दाढ़ी में सलाखों की हमशक्ल उंगलियां घुसेड़कर दाढ़ी को खुजलाया। मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई। मोती के होठों से शांत स्वर निकला। तुमने क्या तैयारी करनी है? देवराज चौहान ने असमंजसता से उसे देखा। यह भेड़िया देख रहे हो? आज भोर के समय मैं जंगल में इसका शिकार कर रहा था तो जानते हो क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी के एक ही वार से यह नहीं मरा, जबकि मैं आज तक एक ही वार अपने शिकार पर करता हूँ, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु आज मुझे दूसरा वार करना पड़ा। देवराज चौहान ने नीचे पड़े खाल विहीन भेड़िए पर निगाह मारी। तो तुम्हारा वार कमजोर होगा तभी तो। नहीं, मोती के स्वर में एकाएक गुर्राहट भर आई। मेरे वार में कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि मेरी कुल्हाड़ी की धार में कमजोरी आ गई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कुल्हाड़ी मुझे 2-2 वार करने पर मजबूर करे, जबकि मेरी आदत एक ही वार में शिकार का खात्मा करने की है। कहने के साथ ही उसकी वहशी निगाह लोटिया और चंदानी के चेहरों पर जाकर टिक गई। हम तुम्हें अपने हथियार दे देंगे। तुम? नहीं, मुझे सिर्फ अपने ही हथियार पर भरोसा है, जिससे मैं शिकार करने का आदी हो चुका हूँ।
कुल्हाड़ी से शिकार को उड़ाने में मुझे अच्छा लगता है। उसकी निगाहें फिर चंदानी को देखने लगी। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा, जंगल में जाऊंगा दोपहर में, वहाँ कई चट्टानें बहुत पैनी हैं, उनसे कुल्हाड़ी की धार ऐसी पैनी होगी कि तुम खुद ही देख लेना कैसे शिकार का शरीर 2 हिस्सों में बदलता है। हम सब साथ चलते हैं, तुम रास्ते में रुककर धार तेज कर लेना। सुना नहीं तूने? एकाएक मोती के स्वर में दरिंदगी भर आई। आज मुझे सिर्फ कुल्हाड़ी की धार तेज करनी है और कोई काम नहीं करना है। मोती को अचानक ही वहशियानापन पर उतरते देखकर देवराज मन ही मन सतर्क हो गया। चाहे जो भी हो, अगर मोती नाम का यह इंसानी दरिंदा क्रोध में पागल हो गया तो इसे संभालना कठिन हो जाएगा। न संभाला जा सका तो इसकी जान लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। जबकि मोती जंगल के रास्ते जानता था, इसके साथ होने पर वह सुरक्षित भी रह सकते थे और जमीन में दबे माल तक जल्दी भी पहुंच सकते थे। यह नाजुक वक्त हालात के मुताबिक चलने का था और हालात यही कह रहे थे कि बेहिचक उन्हें एक दिन का सब्र कर लेना चाहिए। एक दिन की देरी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी और बोला, तुम ठीक कह रहे हो मोती, कुल्हाड़ी की धार तेज ही होनी चाहिए। रास्ते में जाने कैसे हालात आ जाए, अगर हथियार ही धोखा दे गया तो क्या फायदा। मेरे हाथ हथियार से ज्यादा तेज हैं, मोती ने गुर्राते हुए कहा, लेकिन जो मजा मुझे कुल्हाड़ी से वार करने में आता है वह हाथों से नहीं आता। आखिरी शब्द कहते हुए उसकी निगाहें चंदानी और लोटिया पर जा टिकी थी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मोती ने देवराज चौहान को देखा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसान होते हुए भी मुझे इंसानी जरूरतों की जरूरत नहीं। देवराज चौहान लोटिया और चंदानी के साथ गुम्बद नुमा कमरे से बाहर निकल आया। दोपहर में लोटिया और चंदानी कैंप से कुछ दूर घूमते घूमते अचानक ही आमने सामने आ गए। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को घूरते रहे। चंदानी के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट फैलती चली गई। मैं तो समझता था कि तू धोखेबाज है, कमीना है, गिरा हुआ इंसान है, चंदानी ने हिकारत भरे स्वर में कहा, लेकिन यह तो मुझे कल शाम मालूम हुआ कि तू परले दर्जे का डरपोक चूहा है। तू तो खोखला हो चुका है, तेरे में दमखम नहीं रहा। जय किशन लोटिया के जबड़े सख्ती के साथ भिजते चले गए। सुनने में आता था कि लोटिया खतरनाक हस्ती है, जहां से गुजर जाता है अपने पीछे खून की नदियां छोड़ जाता है, और भी जाने क्या क्या हवाएं उड़ी हुई थी तेरे बारे में। लेकिन तेरी असलियत मैंने क्या और भी जाने कितनों ने देखी, जब देवराज चौहान ने तेरी ठुकाई की और तू मरियल घोड़े की तरह खड़ा रहा। हाथ में रिवॉल्वर थी, फिर भी कुत्ते की तरह तेरी दुम ही हिलती रही। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार देता। तू क्या समझता है बात यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहाँ से जब हम वापस जाएंगे तो बात आम हो जाएगी कि देवराज चौहान ने तेरी ठुकाई की, तेरे कूलों पर ठोकरें मारी। तब तेरे हाथ में रिवॉल्वर थी, परंतु तुझमें इतना साहस ना पैदा हो सका कि तू देवराज चौहान को गोलियों से भून डालता। और तो और मार खाने के पश्चात उसकी टांगों में ही घुसा रहा। यह जानने के बाद अंडरवर्ल्ड लोटिया का जीना हराम कर देगा। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मर्दों की हुकूमत चलती है, नामर्दों की नहीं। लोटिया तो पहले ही देवराज चौहान से जला भुना बैठा था। चंदानी के शब्दों ने आग में घी का काम किया। तू कहना क्या चाहता है? लोटिया दांत पीसकर कह उठा। अब कहने को रह क्या गया है? चंदानी व्यंग भरे कड़वे स्वर में बोला। लोटिया किसी शेर को कहा जाता था, और जब हम सब यहाँ से वापस जाएंगे तब सारा अंडरवर्ल्ड जान जाएगा कि लोटिया शेर की खाल पहने था। हकीकत में वह गीदड़ था। हर कोई तेरे नाम पर थू थू करेगा। करने वाले तो यहाँ भी हैं, परंतु देवराज चौहान की मौजूदगी में खामोश बैठे हैं। गोखले, लोटिया मौत के से स्वर में बोला। मैं शेर था और शेर ही हूँ। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं? यह बातें पुरानी हो चुकी हैं। खाली दहाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर दम खम है तो अपनी बेइज्जती का बदला ले देवराज चौहान से। लोटिया की आंखें सिकुड़ गई। खत्म कर दे देवराज को, फिर मानू तुझे। बहुत खूब। लोटिया के स्वर में कड़वाहट आ गई। मुझे फूंक देता है ताकि जो 2-4 दिन के बाद मरना है वह पहले ही मर जाऊं। डरता है ना देवराज चौहान से? चंदानी हंसा। नहीं, लेकिन इस समय उसका पलड़ा भारी है। सारे उसके साथ है, मेरे साथ है सिर्फ महंत या पाल खन्ना। इनके दम पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी तेरे साथ हूँ लोटिया। मेरे साथ? लोटिया की हैरानी से सिकुड़ी निगाहें चंदानी के चेहरे पर जा टिकी। हाँ, तेरे साथ। चंदानी ने सिर हिलाया। वैसे तो इस काबिल तो है नहीं कि तुझ पर भरोसा किया जा सके, लेकिन यही सोचता हूँ कि अब तक गुजरे हालात से तुझे अक्ल आ गई होगी। जिस खजाने के सिर्फ हम दोनों ही मालिक हैं, उसके अब कितने दावेदार पैदा हो चुके हैं। और तो और हमारी पोजीशन उनके सामने कुछ भी नहीं है। वह जब चाहे हमें गोलियों से भूनकर एक कोने में फेंक सकते हैं, और यह सब हमारी आपसी फूट का नतीजा है। तेरे लालचपन का कमाल है।
अगर बरसों पहले तूने पागलपन्ना दिखाया होता तो आज सब कुछ हमारे हाथ लग चुका होता, परंतु सब कुछ अकेले ही हड़प जाने की चेष्टा में तेरा बंदर बाट वाला हाल हो गया। खजाना हाथ लगते ही सोच तो तेरे हाथ कितना लगेगा। लोटिया ने कुछ न कहा, उसे घूरता रहा। बहुत कम, कहने को तीसरा हिस्सा, वैसे उससे भी कम। देवराज पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन फौतेदार का क्या भरोसा। जंगल में उसकी चलाई गोली तेरी खोपड़ी फाड़ दे और कहे कि मैं तो कुछ दूर दिखाई दे रहे शेर को गोली चला रहा था, यानी कि कांटा रास्ते से हट गया। जो मिलेगा वह देवराज और फौतेदार आधा आधा बांट लेंगे। लोटिया का चेहरा विवशता से भर उठा। मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ताकत होती नहीं, इकट्ठी की जाती है। कैसे? महंत और पाल खन्ना तो हैं ही, मैं भी तेरे साथ हो जाता हूँ। जब भी मौका मिले सुजान सिंह के कान में फूंक मार देना, या मैं ही बात कर लूंगा, वह भी हमसे मिल जाएगा। हम 5 हो जाएंगे और बाकी बचे वह 9। समझदारी से काम ले तो उनकी संख्या कम की जा सकती है। अगर देवराज चौहान पर हाथ फेर दिया तो समझो उन सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर उन पर काबू पाना कठिन नहीं होगा, यानी कि बाजी हम लोगों के हाथ आ सकती है। लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी लोटिया। क्या? तूने मेरे साथ कभी धोखा किया था, मैं उसे भूल नहीं सकता। उस धोखे के जुर्म में मैं जुर्माने के तौर पर 40% लूंगा और 30-30 तुम और सुजान सिंह लोगे। नहीं मंजूर तो आगे की बातें यहीं पर खत्म कर दो। मुझे मंजूर है, पर सुजान सिंह शायद ना माने। वह मानेगा। इस समय ऐसे हालातों में फंसा है कि 30 तो क्या 10% पर भी मानेगा। मैं उससे बात कर लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। दोनों के बीच सौदा तय हो गया। महंत और पाल खन्ना को समझा देना कि अभी हमें शांत रहना है, जो भी होगा जंगल में जाते समय होगा, गुपचुप। लोटिया ने सिर हिला दिया। और तुम भी अपनी खोपड़ी में एक बात बिठा लो लोटिया, चंदानी कहर भरे स्वर में कह उठा। अगर इस बार तेरे मन में बेईमानी आई तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तू नहीं बचेगा, तेरी जान भी जाएगी और माल भी। जो गलती मुझसे एक बार हुई उसे मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लोटिया ने स्थिर लहजे में जवाब दिया। मेरी तरफ से तुम पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हो। निश्चिंत नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं हर समय सतर्क रहूंगा। देवराज चौहान से मुझे इतना खतरा नहीं जितना कि तुझसे है, क्योंकि तेरी दगाबाजी तो मैं भुगत चुका हूं लोटिया। तुम्हारी मर्जी। लोटिया ने गहरी सांस लेकर कंधों को झटका दिया। अगले दिन सुबह अमृतलाल को कैंप की रखवाली के लिए वहीं छोड़ दिया गया था। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से उसे बुखार आ रहा था। भोर का उजाला फैलते ही उन सबने जंगल में प्रवेश कर लिया था। सुधीर शर्मा की शराब का बचा केन फौतेदार के एक साथी ने उठाया हुआ था। खुद सुधीर शर्मा शराब की बोतल थामे घूंट भरता हुआ लापरवाही से आगे बढ़ा जा रहा था। बहुत कम सामान उन लोगों ने साथ लिया था, क्योंकि उनका इरादा दिन ढलने तक वापस आ जाने का था। पानी और खाने का सामान अवतार सिंह फौतेदार के दूसरे साथी और बलिया ने उठाया हुआ था। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हर तरह के हालातों से मुकाबला करने के लिए हथियार थे। मोती सबसे अलग अलग आगे चल रहा था। उसने दाएं हाथ में भारी कुल्हाड़ी इस कदर लापरवाही से थाम रखी थी जैसे वह भार विहीन हो। बस यहीं रुक जाओ। 20 मिनट के पश्चात लोटिया ने ऊंचे स्वर में कहा, आगे का रास्ता हमें नक्शा देखकर तय करना पड़ेगा। सब ठिठक गए। मोती भी रुककर सबको देखने लगा। नक्शा निकालो, चंदानी ने देवराज चौहान से कहा। रास्ता देखना है, नक्शा निकालने की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में जवाब दिया। इसी रास्ते पर आगे जाकर हमें ऊंट के मुंह वाली चट्टान मिलनी चाहिए, पहले वहां तक पहुंचा जाए। चंदानी ने मोती को देखा। ऊंट के मुंह वाली चट्टान जानते हो कहां पर है? हाँ, मेरे पीछे चलते आओ, मोती ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। उनका काफिला पुनः आगे बढ़ गया। ज्यों ज्यों वह रास्ता तय करते जा रहे थे त्यों त्यों जंगल गहरा होने लगा। हरियाली बढ़ती जा रही थी। घने ऊंचे लंबे पेड़ छाया देने लगे थे। ठंडी हवा मन को सुकून पहुंचाने लगी थी। चट्टानें रास्ते में खड़ी थी। अब पेड़ों से लिपटे सांप, अजगर, नाग वगैरह यदा कदा दिखाई देने लगे थे। कुछ तो जमीन पर भी चलते फिरते नजर आ रहे थे। यह तो काफी खतरनाक जगह है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तभी उनके कानों में हाथी की जबरदस्त चिंगाड़ पड़ी। चिंगाड़ समाप्त भी न हुई थी कि शेर की तीव्र गर्जना से सबके कलेजे हिल गए। कईयों के चेहरे पर भय सिमट आया। काणे, सुधीर शर्मा ने कुछ दूर चलकर फौतेदार से ऊंचे स्वर में कहा, सुना है तूने चंबल के खतरनाक डाकू को अपने हाथों से गला घोट कर मारा था? नशेड़ी, तूने सही सुना था। चंबल में जाकर मालूम चल जाएगा। अभी साबित हो जाएगा। क्या मतलब? फौतेदार की इकलौती आंख सिकुड़ गई। वह डाकू शेर से ज्यादा खतरनाक रहा होगा। शेर तो मंगल सिंह के सामने चूहा था शराबी। फौतेदार मुंह बनाकर बोला। फिर ठीक है। सुधीर शर्मा ने शराब का घूंट भरा। अभी तूने शेर की दहाड़ सुनी थी ना? देर सवेर वह सामने जरूर आएगा।
अपने हाथों से उसे मारना, तब तेरी बात का यकीन आएगा कि तूने खाली हाथों से मंगल सिंह को मारा था। तूने मुझे गोल्ड मेडल देना है? फौतेदार का स्वर कड़वा था। नहीं, काणे को मैं गोल्ड मेडल नहीं देता, शराब की बोतल देता हूँ। अपने अंदर घुसेड़ ले बोतल को, बुरे वक्त में काम आएगी, फौतेदार ने तीखे स्वर में कहा। इससे पहले कि सुधीर शर्मा कुछ कहता, मोती की गुर्राहट उभरी। ठहरो। सब ठिठक गए। निगाहें मोती पर जा टिकी। मोती की निगाहें सबसे आगे चल रहे देवराज चौहान पर टिकी थी। रास्ता बदलकर आगे बढ़ो, सामने बिखरे पत्तों पर पांव नहीं पड़ना चाहिए। मोती का लहजा दरिंदगी से भरा था। यहाँ दलदल है। 15-20 पेड़ गोल दायरे में ऊपर से मिलाए खड़े थे। उनके पत्तों के नीचे गिरकर जमीन को टांप रखा था। देखने में वह सामान्य ढंग से पेड़ से गिरे पत्ते लग रहे थे। तभी मोती ने पास ही पड़ा कम से कम 20 किलो का पत्थर एक ही हाथ से उठाया और पत्तों पर उछाल दिया। पत्थर नीचे टकराते ही भीतर धंसकर उनकी निगाहों से लुप्त हो गया। देखने वालों के जिस्म में सिहरन दौड़ती चली गई। अगर उनका पांव इन बिखरे पत्तों पर पड़ जाता तो बच पाना संभव नहीं था। खतरनाक दलदल थी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर मोती को देखा, फिर सब रास्ता बदलकर आगे बढ़ गए। चारों तरफ बहुत ही खतरनाक वातावरण था। देखने में आम जंगलों जैसा ही माहौल था, परंतु तभी झाड़ियों में घात लगाए शेर की दहाड़ उभरी और कई फीट लंबी छलांग के साथ अवतार सिंह पर जा गिरा। अवतार सिंह ने पीठ पर सामान लाद रखा था। उसके पंजों का वार सामान पर हुआ। वह बच गया, परंतु शेर के साथ ही लुढ़कता हुआ नीचे गिरता चला गया। उसका शरीर जोरों से फौतेदार की टांगों से टकराया। फौतेदार लड़खड़ाया, खुद को संभाल न सका और पेट के बल सामने जा गिरा। सामने वह शेर था जो पुनः खड़ा होकर ठीक सामने नजर आ रहे सुधीर शर्मा पर छलांग लगाने जा रहा था। इससे पहले कि वह छलांग लगा पाता, इत्तेफाकन ही फौतेदार का शरीर शेर पर जा पड़ा। दोनों नीचे ही गुत्थम गुत्था हो गए। बौखलाया फौतेदार कई पलों तक अंधों की तरह कुछ भी न समझ सका कि क्या हुआ है। जब समझ में आया तो उसकी रूह फना हो गई। शेर उसके नीचे दबा था, जो कि अगले ही पल बाहर निकलने वाला था। फौतेदार उसे छोड़कर हटता तो शेर ने सबसे पहले उसकी ही बोटी बोटी करनी थी। उसकी इकलौती आंख शेर की आंखों से मिली तो फौतेदार के जिस्म में सनसनी सी दौड़ती चली गई। शेर वहशी हुआ पड़ा था। दिल धाड़ धाड़ कर पसलियों से बजने लगा। उसे अपनी मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी। बचने का एक ही रास्ता था कि शेर मर जाए। इसी बीच शेर के खतरनाक पंजे उसके जिस्म पर गहरी खरोंचे डाले जा रहे थे। फौतेदार की खोपड़ी जलने लगी। अपनी मौत आंखों के सामने नजर आने लगी। उसकी वही हालत हो गई जब डाकू मंगल सिंह ने उसकी आंख फोड़ी थी। शेर उसके नीचे फिसलने को ही था कि फौतेदार के गले से गुर्राहट निकली और शेर को अपनी बाहों में जकड़ लिया, परंतु शेर के पिछले पंजे उसकी पीठ पर पड़ रहे थे। उसके नुकीले दांत फौतेदार की छाती के बेहद करीब थे और फौतेदार अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि शेर का जबड़ा उसकी छाती तक न पहुंचे, वरना एक ही झटके में शेर ने उसकी छाती को फाड़ डालना था। तभी फायर की तेज आवाज आई और शेर की दर्द भरी दहाड़ उभरी। यह दूसरी दहाड़ थी, झाड़ियों में से आई थी। कदाचित वह शेर की शेरनी थी जो अपने शेर को फंसे पाकर हमला करने जा रही थी, परंतु हल्की सी सरसराहट पाकर देवराज चौहान की रिवॉल्वर गरज उठी थी। गोली सीधी शेरनी के माथे पर जा लगी थी। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। फौतेदार शेर से लिपटा हुआ था, इसलिए शेर पर गोली नहीं चलाई जा सकती थी। गोली फौतेदार को भी लग सकती थी। काणे, सुधीर शर्मा ऊंचे स्वर में बोला। गटागट वह बोतल में से शराब पिए जा रहा था। मार दे इसे, दबा दे साले का गला, जैसे उस डाकू को मारा था तूने। वह तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक था। बता दे इसे, तू शहर का शेर है, चंबल का शेर है। बाद में इसकी लाश का तो मैं वो हाल करूंगा कि देखना, तू कांप कर रह जाएगा। सुधीर शर्मा आवेश में जो मुंह में आया बोले जा रहा था। सारी उत्तेजना जैसे उसके भीतर ही जा घुसी थी। कुछ करो, फौतेदार इसे नहीं संभाल पाएगा, जगमोहन देवराज चौहान से बोला। दोनों लिपटे पड़े हैं, गोली चलाई तो फौतेदार को लग जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। फिर ऊंचे स्वर में कहा, फौतेदार एक पल के लिए इससे अलग हो जा, सिर्फ एक पल के लिए, ताकि हम गोली चला सके, समझा? जल्दी कर। परंतु फौतेदार इस स्थिति में नहीं था कि शेर को छोड़ पाता। अपना बंधन शेर से ढीला करने की देर थी कि शेर के जबड़े ने उसकी छाती फाड़ डालनी थी। तभी मोती आगे बढ़ा। चेहरे पर वहशीपन के भाव मौजूद थे। करीब पहुंचकर उसने शेर की गर्दन पर अपना पांव जमा दिया। शेर दहाड़ा, तड़फा। हट जा पीछे, मोती गुर्राया। फौतेदार ने शेर को छोड़ा और हाँफता हुआ कई कदम पीछे हट गया। शेर पूरी कोशिश कर रहा था कि मोती के पांव से अपना गला छुड़ा ले। उसकी दहाड़ें पूरे जंगल को जैसे कंपा रही थी। मोती के पांव का दबाव बढ़ता चला गया। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी, परंतु उसका इस्तेमाल न किया। धीरे धीरे शेर की दहाड़ें गुर्राहटों में बदलती चली गई और फिर मध्यम पड़ती हुई शांत पड़ गई। मोती ने शेर की गर्दन से अपना पांव हटाया तो शेर निश्चल पीठ के बल पड़ा था।
मुंह खुला हुआ था, नुकीले दांत झलक रहे थे। मरने के बाद भी वह दहशत पैदा कर रहा था। यात्रा शुरू होने के 50 मिनट पश्चात वह पहले पड़ाव ऊंट के मुंह वाली चट्टान तक जा पहुंचे। नक्शे के मुताबिक रास्ते में पड़ने वाली अन्य चीजें कुछ मिली तो कुछ बीते वक्त के साथ दिखाई देनी बंद हो चुकी थी। 40 फीट ऊंची ऊंट के मुंह वाली चट्टान बैल के पेट के साइज का ऊंट का मुंह लिए खड़ी थी। किसी कारीगर ने चट्टान का मुंह ऊंट जैसा बनाया था, बल्कि हवा, बरसात, आंधी और तूफानों के थपेड़ों ने इत्तेफाकन ही चट्टान का ऊपरी हिस्सा ऊंट के चेहरे में बदल दिया था। यहाँ से हमें, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा, दाईं तरफ मुड़ना है। नक्शा तो देख लो, लोटिया बोला। जरूरत नहीं, मैं देख चुका हूँ, मुझे सब कुछ याद है। तुमने सारा नक्शा याद कर लिया है? उसके जवाब पर चंदानी भीतर ही भीतर सकपका उठा। अलबत्ता पूछते समय मुस्कुरा रहा था। नहीं, आधा याद है। चंदानी ने चैन की मील भर लंबी सांस ली। यहाँ कुछ देर रुकें या चलें? जगमोहन ने पूछा। रुकने की क्या जरूरत है, अभी हम फ्रेश हैं, सफर जारी रखो। किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, बल्कि सब जल्दी से जल्दी चलकर खजाने तक पहुंच जाना चाहते थे। सब ऊंटनुमा चट्टान से दाईं तरफ पूर्व में पड़ गए। मोती, देवराज चौहान उसके करीब पहुंचकर बोला। यहाँ से कुछ आगे काफी बड़ी चट्टान है जो कि भीतर से बिल्कुल खोखली है। मैंने देखी है वह खोखली चट्टान, मोती बोला। कुछ ही आगे है, हमें अब वहां पहुंचना है। मोती सहमति भरे भाव से सिर हिलाकर रह गया। तभी अवतार सिंह ठिठका, पीठ पर लाद रखे सामान को नीचे रखा और सूसू करने के लिए पेड़ की ओट में हो गया। अन्य सब आगे बढ़ते रहे। जब वह पेशाब करके हटा तो पलट भी न सका। एक हाथ उसके मुंह पर टिका। इससे पहले कि माजरा समझ पाता, धार वाले चाकू के कई वार एक साथ छाती और पेट पर होते चले गए। वार करने वाले को वह देख भी न सका और घुटने मुड़ने के पश्चात नीचे गिरता चला गया। वार करने वाला महंत था। उसके दांत भिजे हुए थे। गालों की हड्डियां बाहर की तरफ होकर उसके चेहरे की दरिंदगी को बढ़ा रही थी। महंत ने अवतार सिंह की कमीज से चाकू साफ किया और उसे बंद करके जेब में डालने के पश्चात छोटा सा चक्कर काटकर आगे बढ़ रहे लोगों के करीब पहुंचा और सामान्य ढंग से चलने लगा। उधर अवतार सिंह औंधे मुंह गिरा, पीड़ा से तड़प रहा था वह। उसकी छाती और पेट से खून बहकर मिट्टी में बहे जा रहा था। दर्द के मारे आंखें न खोल पा रहा था। चंद कदम दूर पीठ से उतारा सामान अब लावारिस सा पड़ा था। सुनसान खतरनाक जंगल में उसके पास कोई भी नहीं था। आधे घंटे बाद सब खोखली चट्टान तक जा पहुंचे। गोखले, इतने बरसों के बाद भी यह चट्टान वैसी की वैसी है, लोटिया बोला। चट्टान को देखते हुए चंदानी सिर हिलाकर रह गया। सबने उठा रखा सामान नीचे रखा। तभी जगमोहन बोला, अवतार सिंह कहाँ है? यहीं होगा, जाएगा कहाँ? बलिया ने सब पर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। मिनट भर में ही अवतार सिंह के न होने की खबर फैल गई। कहाँ जा सकता है, हमारे साथ ही तो था, फौतेदार ऊंचे स्वर में बोला। देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा। अवतार सिंह कहीं नहीं जा सकता, स्वर में दृढ़ता थी। हमें वापस जाना होगा। वापस? हाँ, देवराज चौहान के स्वर में चिंता झलक रही थी। उसके साथ अवश्य कुछ बुरा हुआ है। दलदल तक तो मैंने उसे देखा था। इसका मतलब दलदल के बाद ही वह हमसे बिछड़ा है। मैं होकर आता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ, जगमोहन ने कहा। तभी करीब खड़े चंदानी ने कहा, ठीक है, तुम लोग होकर आओ, तब तक मैं नक्शा देखता हूँ। देवराज चौहान ने उसे नक्शा थमाया और जगमोहन के साथ वापस चल पड़ा। दोनों ने रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली थी। काणे, उनके साथ जा, खतरनाक रास्ता है, 2 से 3 भले, सुधीर शर्मा बोला। फौतेदार ने सुधीर शर्मा को देखा, फिर वह भी देवराज चौहान के साथ आगे बढ़ गया। बाकी लोग सुस्ताने के लिए इधर उधर बैठ गए। पापा, मैंने अवतार सिंह की छुट्टी कर दी, वह धीमे स्वर में बोला। गुड, लोटिया ने चमक भरे स्वर में कहा। इनकी संख्या कम करते जाओ, बाद में इनसे निपटने में आसानी होगी। जब 2-1 रह जाएंगे, सालों को एक साथ भून देंगे। वह देखो, लोटिया सरसराए स्वर में बोला, बलिया जंगल में कहीं जा रहा है, खन्ना को उसके पीछे भेज दो, किसी को शक हो जाएगा। भीमराव आंखें बंद किए लेटा है। शराबी को तो पीने से फुर्सत नहीं, बाकी सब तो अपने ही हैं। फौतेदार के दोनों आदमियों का ध्यान रखना। मोती की खास फिक्र करने की जरूरत नहीं, वह तो अपने आप में मस्त लग रहा है। महंत पाल खन्ना की तरफ बढ़ गया और खन्ना के कान में कुछ कहा। खन्ना का चेहरा खतरनाक बाहों से भर उठा। वह लापरवाही भरे अंदाज में कदम उठाता हुआ उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ बूंदी बलिया गया था। खन्ना पर किसी की भी निगाह नहीं थी। 5 मिनट भी न बीते होंगे कि बलिया लड़खड़ाता हुआ घायल अवस्था में वहां पहुंचा। उसकी हालत देखकर सब चौंक पड़े। महंत और लोटिया की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई, होंठ पिच गए। बलिया की कमर और घुटने के ऊपर चाकू का घाव स्पष्ट नजर आ रहा था। भीमराव तो उसकी हालत देखकर ही चौंक कर उछल पड़ा। बलिया, क्या हुआ? किसने मारा तुझे? उसे सहारा देते हुए भीमराव चीखा।
भीमराव का सहारा लेते हुए बलिया नीचे बैठता चला गया। उसका चेहरा पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ था। भीमराव, बलिया करहा रहा था। खन्ना, पाल खन्ना ने मुझे मारने की कोशिश की। वह यूं ही नहीं मुझे मारने लगा, बल्कि उसकी इस हरकत के पीछे लोटिया का हाथ होगा। उसके आदेश के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो खन्ना से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। भीमराव ने खूनी निगाहों से लोटिया को देखा। बकवास, लोटिया दहाड़ उठा। खन्ना इसे क्यों मारेगा? मैं उसे ऐसा घटिया काम करने के लिए क्यों कहूंगा? झूठ बोलता है यह। खन्ना आता ही होगा। उससे पूछने पर ही असलियत सामने आएगी कि वह अब वापस नहीं आएगा। लोटिया, बलिया जोर से कराहता हुआ बोला। वह तो मुझे नहीं मार सका, लेकिन मैंने उसे मार दिया। ओह, तो यह बात है। लोटिया का स्वर खतरनाक हो गया। यूं क्यों नहीं कहते कि तुमने खन्ना की जान ली? बचने के लिए उसने 2 वार तुम पर भी कर डाले। वह मर गया। फिर तुमने सोचा कि खुद को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसलिए झूठी कहानी रच ली कि खन्ना तुम्हें मारना चाहता था। दांत पीचकर कहते हुए लोटिया ने रिवॉल्वर निकालकर बलिया पर तान दी। मैं क्यों उसे मारने लगा? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। खन्ना तुम्हें क्यों मारने लगा? मेरे हुक्म के बिना वह कुछ भी नहीं करता था और मैंने उसे ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। खन्ना को मारकर तो जिंदा नहीं रह सकता बलिया। उसकी मौत से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। लोटिया, भीमराव गुर्रा उठा। ज्यादा मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। बलिया मेरा आदमी है। मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खन्ना ने इसे मारने की कोशिश की, परंतु इसी तरह मैं भी कहता हूँ भीमराव, खन्ना की नस नस से मैं भी वाकिफ था। उसने इसे नहीं, बल्कि इसने उसे मारने की साजिश रची थी। भीमराव ने बलिया को छोड़ा और पलक झपकते ही रिवॉल्वर जेब से निकाल ली। उसका रुख लोटिया की तरफ था। दोनों की खूनी निगाहें एक दूसरे पर टिक चुकी थी। जिसने भी गोली चलाई, मैं उसका जिस्म सिर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़ों में काट कर रख दूंगा। तभी दरिंदगी से भरा मोती का स्वर गूंजा। दोनों ने निगाहें घुमाकर देखा। छोटे से पत्थर पर मोती टांगे फैलाए, दोनों बाहें टांकों पर रखे, उन्हें वैसी नजरों से देख रहा था। पास ही में कुल्हाड़ी पड़ी थी, जिसकी धार कल ही तेज की जाने के कारण चमक रही थी। इसने मेरे साथी को मार डाला है। तेरा आदमी जिंदा होता तो सच्चाई सामने आ जाती। मोती गुर्रा रहा था। अब सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता। जो हो गया हो जाने दो। तेरे आदमी की जान गई ही, कहीं इस चक्कर में तेरी जान न चली जाए। अब तू बूढ़ा हो चुका है, तुझे जवानों वाला रवैया छोड़ देना चाहिए। भीमराव ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर जेब में डाल ली। लोटिया को मोती का बीच में आना पसंद नहीं आया था, परंतु उसने खामोश रहना ही उचित समझा। खन्ना बलिया जैसे खतरनाक इंसान को संभाल नहीं पाया होगा, तभी तो बलिया के हाथों मारा गया। मन ही मन उसे गलती का एहसास हुआ कि खन्ना के बदले बलिया के पीछे महंत को भेजना चाहिए था। रिवॉल्वर जेब में डालने के पश्चात लोटिया ने सिगरेट सुलगाई और चंद कदम दूर जाकर टहलने लगा। सुजान सिंह और चंदानी भी समझ गए कि खन्ना को लोटिया नहीं भेजा होगा, परंतु पासा पलटने के कारण खन्ना को जान से हाथ धोना पड़ा। भीमराव, बलिया ने दर्द भरे स्वर में कहा, मेरी हालत ठीक नहीं है। कमर में खन्ना का पूरा चाकू धंस गया था। मेरी जान निकल रही है। भीमराव होठ भींचते हुए बलिया पर झुक गया। हिम्मत से काम ले बलिया। भीमराव के सख्त स्वर में विवशता थी। तेरा इलाज हो पाना संभव नहीं। हमारे पास फर्स्ट एड का कोई सामान नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, वह सब कुछ ठीक करेगा। कुछ भी कर ले, लेकिन मैं बचूंगा नहीं। बलिया की आंखों के पपोटे भारी होते जा रहे थे। अपनी खराब होती हालत को मैं ही महसूस कर रहा हूँ। भीमराव की निगाहें उठी और लोटिया पर जा टिकी। दिल तो कर रहा था कि लोटिया के टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु मोती के कारण मजबूर था। बहरहाल मन ही मन उसने फैसला किया कि मौका मिलते ही सबसे पहले बलिया की इस हालत का बदला लोटिया की हत्या करके लेगा। तभी हाथी की दिल दहला देने वाली चिंगाड़ वहां गूंज उठी। सब चौंक कर उछल पड़े। चिंगाड़ बेहद करीब से आई थी, बहुत ही पास से। सुजान सिंह, भीमराव, लोटिया, चंदानी, महंत, सुधीर शर्मा और फौतेदार के दोनों आदमियों के चेहरों पर घबराहट उभर आई। उसी समय दूसरी चिंगाड़ उभरी। यह पहली चिंगाड़ से जुदा थी, यानी कि 2 हाथी थे। अगले ही पल हाथियों के कदमों के दौड़ने की थप थप की आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी। यह जंगली हाथी हैं, इंसानों को पसंद नहीं करते। मोती ने वहीं बैठे बैठे सर्द लहजे में कहा, कोई गोली ना चलाए, मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें संभाल लूं। मोती के शब्दों से उन्हें तसल्ली मिली। तभी भागते हाथियों के कदमों के ठिठकने की आवाज आई। सबकी आंखें पहले ही उस तरफ टिक चुकी थी जिस ओर से आवाजें आ रही थी। हाथियों को देखते ही उनके जिस्मों में सनसनी सी दौड़ती चली गई। उनकी कद काठी अन्य हाथियों के मुकाबले 1.5 गुना थी। खाल गैंडे की तरह सख्त सी दिखाई दे रही थी। चांदी के समान चमकते दांत उस समय उन सबको खूनी दांत लग रहे थे। चंद पलों के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया।
फिर दोनों हाथी बारी बारी अपनी सूंड उठाकर मुंह ऊंचा करके जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसके साथ ही अपने मनोभारी पांव जोर जोर से जमीन पर पटकने लगे। तभी मोती कुल्हाड़ी थामे उठा और हाथियों की तरफ बढ़ गया। मोती का चेहरा चट्टान की मानिंद सख्त हुआ पड़ा था। लाल दरारों वाली आंखों में शोले बरस रहे थे। वह हाथियों के ठीक सामने जाकर रुक गया। हाथियों का चिंघाड़ना थम गया। उनकी मोटी मोटी आंखें मोती पर जा टिकी। आंखों में क्रोध था कि मोती सामने क्यों आ गया। एक हाथ में कुल्हाड़ी थामे मोती उनके बेहद समीप जा पहुंचा और बारी बारी उनकी सूंडों पर हाथ फेरने लगा। मोती की आधी उम्र बीत गई थी इस जंगल में रहते रहते। जानवरों से जैसे उसकी दोस्ती हो चुकी थी। वह जानवरों की भाषा समझता था तो जानवर उसकी भाषा समझते थे। हाथियों का चिंघाड़ना तो थम चुका था, परंतु क्रोध भरी मुद्रा में वह अपने पांवों को जमीन पर पटक रहे थे, जैसे मोती का बीच में आ जाना उन्हें अच्छा न लगा हो। कई मिनटों तक मोती उन हाथियों के शरीरों पर हाथ फेरता रहा। खतरा टल गया था। मोती ने हाथियों को समझाकर शांत कर दिया था। लोटिया, चंदानी उसके करीब सरक आया। आवाज में तीखापन व्याप्त था, परंतु चेहरे पर घबराहट थी। मौका अच्छा है। क्या मतलब? अगर इन हाथियों को गोली मार दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? लोटिया के जिस्म में सिहरन सी दौड़ती चली गई। यह पागल हो जाएंगे। हमारे जिस्मों को अपने मनोभारी पांवों से रौंद रौंद कर हमारे शरीरों को मिट्टी में मिला देंगे। मेरे पास खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। नक्शा? लोटिया चौंका। वह तो देवराज चौहान के पास था। जब वह जाने लगा था तो मैंने ले लिया था ताकि उस पर नजर मार सकूं, परंतु अब हालात दूसरे हैं। चंदानी सांप की भांति धीरे धीरे फुफकारता हुआ कह रहा था, बाजी को जीत सकते हैं अगर थोड़ी सी हिम्मत करें। कैसे? लोटिया के स्वर में सतर्कता भर आई। रिवॉल्वर निकालो और हाथियों को गोली मार दो। नक्शा मेरे पास है। गोली उन्हें लगते ही हम यहाँ से भाग खड़े होंगे। दाईं तरफ खाने का थैला पड़ा है, उसे साथ ले चलना होगा। गोली लगते ही हाथी पागल हो जाएंगे और हाथी जब पागल हो जाए तो उस पर भगवान भी काबू नहीं पा सकता। सबसे पहले तो वह पागलपन में मोती को रौंद देंगे जो उनके बेहद करीब खड़ा है। बाकी भी नहीं बचेंगे। एक आधा बच भी गया तो परवाह नहीं, जंगल में भटकता हुआ अपने आप मर जाएगा। बिना मोती के, बिना नक्शे के देवराज चौहान नाकारा होकर रह जाएगा, लेकिन वह हमें तलाश जरूर करेगा। खाना उसके पास होगा नहीं और भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगा। नहीं मरा तो जंगल में मौजूद वहशी जानवरों का भोजन बन जाएगा। सोच लो, खतरनाक कदम है। करोड़ों का खजाना पाने के लिए मौत का खेल तो खेलना ही पड़ता है। ठीक है। लोटिया का गला सूख रहा था। मैं महंत और सुजान सिंह को खबर करता हूँ ताकि वह भी हमारे साथ। पागलपन मत कर। सुजान सिंह की इस मामले में क्या जरूरत है? रही बात महंत की, तो वह बच्चा नहीं है। हम लोगों की कार्यवाही देखते ही वह समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। हमारे साथ ही भाग निकलेगा वह। अगर सुजान सिंह भी आ गया तो परवाह नहीं, अपना काम निकालकर उसे ठिकाने लगा देंगे। लोटिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं खाने वाले थैले के पास जा रहा हूँ। तेरे गोली चलाते ही खाना लेकर भाग निकलूंगा। पलटकर ठीक पीठ की तरफ भागना है। हमारी मंजिल उस तरफ ही है। कहने के साथ ही चंदानी खाने के थैले की तरफ को सरक गया। लोटिया का दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। योजना दहशत से भरी थी। गोली लगते ही हाथियों ने शेर चीते से भी ज्यादा खूंखार हो जाना था। उसके बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही होनी थी। पागल हाथियों ने क्रोध के पागलपन में सबको मार डालना था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि खजाना हासिल करने के लिए, हिस्सेदारों को कम करने के लिए यह सब करना जरूरी था। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद फिर ऐसा सुनहरी मौका हाथ ना आए। मोती की लगातार दी जा रही थपथपाहटों ने हाथियों को काफी हद तक शांत कर दिया था। हाथियों का रवैया देखकर सबने चैन की सांस ली। भीमराव का ध्यान पुनः बलिया की तरफ हो गया, जो घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। सबका ध्यान हाथियों की तरफ था। लोटिया ने दांत भींचकर जेब से रिवॉल्वर निकाली और अगले ही क्षण एक के बाद एक 2 फायर किए। एक गोली हाथी के गले में लगी, दूसरी गोली दूसरे हाथी की सूंड पर। चंदानी ने तूफान की तरह खाने का थैला उठाया और पलटकर बदहवासी से भाग लिया। यही हाल लोटिया का था। भागते भागते दोनों बराबर पहुंचे। उनके चेहरे आवेश में लाल पड़े हुए थे। लोटिया, थैले को एक तरफ से तू भी पकड़ ले, भारी है, चंदानी चीखा। लोटिया ने थैला दूसरी तरफ से थाम लिया। वह भागते रहे। गोखले, महंत को देखूं? पागल मत बन, मरेगा। जितनी दूर भाग सकता है भाग ले। महंत हमारे पीछे ही आ रहा होगा। चंदानी गला फाड़कर चीखा। उसे डर था कहीं लोटिया महंत के चक्कर में रुक ना जाए। उसके बाद दोनों ना रुके, बस भागते ही रहे। लोटिया की चलाई गोलियां हाथियों को क्या लगी कि तबाही मच गई। तड़प कर हाथियों के गले से पीड़ा और क्रोध से भरी चिंगार निकली। वह वही समय था जब मोती कुल्हाड़ी सहित दूर कूदता चला गया था। पागलों की तरह दोनों हाथी दौड़े। सामने ही नीचे बलिया पड़ा था।
हाथी का पांव उस पर ऐसा पड़ा कि वह चीख भी न सका और उसका शरीर पिचक गया। खून के लोथड़े इधर उधर बिखर गए। करीब ही मौजूद भीमराव को हाथी ने सूंड में फंसाकर ऊपर उछाला। भीमराव के गले से दहशत से भरी चीखें निकलने लगी। अगले ही पल वेग से भीमराव को हाथी ने जमीन पर पटक दिया। भीमराव के गले से हल्की सी चीख निकली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हाथी ने इस पर ही बस नहीं की। भीमराव के शरीर पर तब तक अपना पांव मारता रहा जब तक उसका शरीर मलबा बनकर जमीन से चिपक न गया, खून के लोथड़े इधर उधर बिखर न गए। हाथी का अपना पांव भी खून से लाल हो चुका था। उधर महंत ने लोटिया और चंदानी को भागते हुए देखा तो पल भर में ही सब कुछ समझ गया। वह भी उनके पीछे भाग खड़ा हुआ, परंतु तब तक दूसरा हाथी जिसकी सूंड पर गोली लगी थी उसके सिर पर पहुंच चुका था। हाथी की भारी सूंड वेग के समान उसके कंधे पर पड़ी। महंत के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली और वह जमीन पर लुढ़कता चला गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, हाथी का मनोभारी पांव उसकी छाती पर पड़ा। हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज गूंजी और महंत का शरीर पिचककर चपटा होता चला गया। सुधीर शर्मा के होश गुम हो चुके थे। उसे अपनी मौत आंखों के सामने ही दिखाई दे रही थी। वह पलटा और अंधाधुंध भाग निकला। कुछ आगे जाकर ठिठका। पास ही घना पेड़ नजर आया। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को पैंट में घोसा और किसी प्रकार पेड़ पर चढ़कर काफी ऊपर जाकर मोटे से तने पर बैठते हुए करीब के तने को पकड़ लिया। चेहरे पर पसीना ही पसीना उभर आया था। शराब का नशा तो कब का गायब हो चुका था। खौफ के मारे उसका बदन कांपे जा रहा था। हाथियों की चिंगाड़े, शोरगुल और चीखें बराबर उसके कानों में पड़ती हुई दिल में खौफ का जहर भर रही थी। किसी तरह खुद को पल भर के लिए संभाला और पैंट में दबी बोतल निकाली। बोतल में आधी शराब थी। एक हाथ से तने को थामे, दूसरे से पकड़ी बोतल होठों से लगाई और गटागट पीने लगा। सारी शराब पेट में चली गई। बोतल उसने नीचे फेंक दी। खतरनाक हाथियों की चिंगाड़ें उसे अपने कानों के पर्दे फाड़ती महसूस हो रही थी। सुजान सिंह पत्थर के बुत की भांति खड़ा का खड़ा रह गया। महंत की दहशत भरी मौत उसने अपनी आंखों से देखी थी। ऐसा खतरनाक मंजर उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ना देखा था। महंत को पीसने के बाद हाथी पलटकर सुजान सिंह की तरफ दौड़ा। सुजान सिंह की आंखें मौत के भय से फैलती चली गई। उसमें इतनी हिम्मत न बची कि बचाव में कुछ कर सके। हाथी की सूंड उसके शरीर के गिर्द लिपटती चली गई। सूंड में सुजान सिंह को लपेटे हाथी ने घुमाया और उछाल दिया। सुजान सिंह का शरीर हवा में लहराया और सिर के बल नीचे आ गिरा। उसकी खोपड़ी खील खील हो गई। शायद उसे मालूम भी न हो सका था कि वह कब मरा है या मरने जा रहा है। हाथी ने उसे बरबस नहीं की और पास आकर पांव से उसका मृत शरीर रौंदने लगा। फौतेदार के दोनों आदमी, जो कि मौत करीब देखकर अपने हथियारों को संभाल चुके थे, दोनों पागल हाथियों ने उन्हें हथियार इस्तेमाल करने का समय ही न दिया और उन्हें बुरी तरह रौंद डाला। जब हाथियों को और कोई इंसान नजर न आया तो वह जमीन पर पड़े उनके सामान को रौंदने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। साथ में दर्द भरी चिंगाड़ें उनके गलों से निकल रही थी। उसके बाद क्रोध में कई मिनटों तक वह आसपास के पेड़ों पर अपना क्रोध उतारते रहे। 3 मोटे मोटे पेड़ उन्होंने उखाड़ फेंके और फिर जोरों से चिंगारते हुए दौड़ते हुए घने जंगल में गुम होते चले गए। देर तक उनके गले से निकलने वाली खतरनाक चिंगाड़ें जंगल में गूंजती रही। मोती ने अपनी लाल दरारों वाली खूनी आंखों से सब कुछ देखा। खुद को उसने पेड़ के मोटे तने के पीछे छिपा रखा था और वहां से काफी दूर था। हाथियों ने अगर उसे भी देख लिया होता तो उसका भी यही हाल होना था। उसका चेहरा वैशी जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और इस समय उसकी अवस्था उन पागल हाथियों से भी ज्यादा पागल थी। उसने लोटिया और चंदानी को भागते देखा था। पल भर में ही सब कुछ समझ गया कि गोली वाली कमीनी हरकत उन दोनों की ही है, इसलिए कि खजाने को अकेले पा सके। हाथियों के आने के बाद मोती पेड़ के तने के पीछे से निकला और खतरनाक अंदाज में चलता हुआ लाशों के बीच आकर ठहर गया। ऐसा बुरा मंजर उसने कभी नहीं देखा था और इसके जिम्मेदार चंदानी और लोटिया थे। अगले ही पल उसके कदम उस तरफ बढ़ गए जिस ओर चंदानी और लोटिया भागे थे। उसकी आंखें शोले उगल रही थी। देवराज चौहान, फौतेदार और जगमोहन वापसी के समय रास्ता भटक गए। अवतार सिंह तक पहुंचने में जहां उन्हें 30 मिनट का वक्त लगना था, वहां 1 घंटा लग गया। तब जाकर वह दलदल के करीब पहुंचे और उससे कुछ फासले पर अवतार सिंह की लाश मिली। लाश की स्थिति बता रही थी। वह सूसू कर रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने आकर उस पर वार कर दिया। छाती और पेट पर चाकुओं के असंख्य निशान थे। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध के कारण सुर्ख हो गया। जिसने भी इसे मारा है मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। इसे लोटिया या उसके शुभचिंतकों ने मारा है, फौतेदार ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? देवराज चौहान के स्वर में खतरनाक भाव थे। कल शाम लोटिया मुझे टटोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ हो सकता हूं या नहीं, लेकिन मेरा करारा जवाब सुनकर खामोश हो गया था।
परंतु अब मुझे एहसास हो रहा है कि लोटिया कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला रहा था ताकि तुमसे खाए घूसों का बदला ले सके, और उसके साथ महंत और खन्ना तो हैं ही। सुजान सिंह और चंदानी को पता है कि तुम्हारे साथ रहकर तो उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं, लोटिया के साथ रहकर तो फिर भी कुछ प्राप्ति हो सकती है। अवतार सिंह की हत्या यह साबित करती है कि वह हम लोगों की संख्या कम करने की कोशिश करके हमें कमजोर कर देना चाहते हैं। देवराज चौहान के जबड़े सख्ती से भिजते चले गए। लोटिया हमारी क्या संख्या कम करेगा, मैं उसे, महंत और खन्ना को जाते ही गोलियों से भून दूंगा। सुजान सिंह और चंदानी के बारे में जब तक विश्वास न हो उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आओ। जगमोहन अवतार सिंह के सामान को भारी मन से देख रहा था। सामान में सुधीर शर्मा की शराब का केन और खाने का बैग था। उन्होंने दोनों वस्तुओं को उठाया और वापस चले गए। अवतार सिंह की लाश देखकर जगमोहन की आंखों में खून उतरा हुआ था और देवराज चौहान के जिस्म में तो क्रोध की तीव्र लहरें उछाले मार रही थी। लोटिया का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, देवराज चौहान दांत पीसकर बोला। क्या? फौतेदार ने उसे देखा। जगमोहन ठिठक गया। वहां से चलते समय चंदानी ने मुझसे नक्शा ले लिया था। अगर चंदानी और लोटिया आपस में मिल गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे वहां पहुंचने पर वह लोग हमें न मिले, अकेले ही खजाने तक पहुंचने की चेष्टा करें। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। जगमोहन के होठ भींच गए। वहां के खतरनाक मंजर को देखकर ही इंसान महसूस कर सकता था कि यहाँ कितना कोहराम मचा होगा। कुचली हुई लाशें इतना विभत्स दृश्य दर्शा रही थी कि देवराज चौहान जैसा इंसान भी मन ही मन कांप उठा। उन्हें समझने में देर न लगी कि यह तबाही हाथियों ने मचाई है। फौतेदार की इकलौती आंख घबराहट के मारे बराबर जल बुझ रही थी। जगमोहन तो सख्ते की सी हालत में खड़ा था। फौतेदार! देवराज चौहान का दर्द भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। खूनी निगाहों से फौतेदार ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। लाशों को देख तो सही, कोई बचा है या? आगे के शब्द देवराज के अधूरे छोड़ दिए। उनकी मौतों से ज्यादा लाशों की दुर्दशा देखकर उनका मन खराब था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।